of social inequality, due to which we can see a reference that slaves are openly sold in Indian markets, both men and women. आदमी भी बेचे जाते थे, औरतें भी बेचे जाती थी. Now you will say that give an example from give an example or give an instance of some other traveler. तो देख लेते हैं दूसरे travelers के भी instances. Instance one, Ibn Battuta का. I think we will take a reference or instance of Ibn Battuta. On reaching Sindh, purchased horses, camels, and slaves as gifts for the Sultan Muhammad bin Tughlaq. Like for example, see, when Ibn Battuta was coming to Delhi, when he was coming to serve his patronage to the Sultan of Delhi, that is Muhammad bin Tughlaq. So I think when he was on, मतलब when he was on his way and when he reached Sindh, जब वो सिंध पहुंचे, तो सिंध पहुंचने के बाद he holded himself for 2 or 3 days in the market of Sindh. And where what he did there after reaching Sindh, he holded himself for 2 or 3 days in Sindh. Why? Because he purchased many objects so as to present as a gift to the Sultan after reaching Delhi in his court. क्या क्या थे वो? लाइक हॉर्सेस, लाइक कैमल्स, लाइक स्लेव्स. ये सब के सब हॉर्सेस घोड़े, कैमल्स ऊंट एंड स्लेव्स, आदमी और औरतें भी उन्होंने खरीदी एज स्लेव्स, जिससे कि वो जब दिल्ली पहुंचे सुल्तान के दरबार में जाकर वो अपना गिफ्ट पेश कर सकें. तो आई थिंक इट इज अ वेरी ग्रेट रेफरेंस. Muhammad bin Tughlaq, when reached Multan, presented governor with a slave, a horse together with almonds and raisins. और यही हुआ. उसके बाद इन्हीं इब्न बतूता साहब का दूसरा रेफरेंस ले लेते हैं. जब वो मुल्तान पहुंचे थे, when he मतलब रीच्ड मुल्तान, देन आफ्टर रीचिंग मुल्तान, जो मुल्तान के गवर्नर थे उनको उन्होंने क्या दिया था गिफ्ट के तौर पर? एक स्लेव दिया था, एक घोड़ा दिया था, उसके अलावा बादाम और बाकी सारी किशमिश, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उन्होंने इस तरह के गिफ्ट में दिए थे. यानी कि अब आप समझ सकते हैं, वेन एवर द पर्सन वॉज रीचिंग समवेयर टू सर्व पेट्रोनेज to anybody, to any king of any court of any area of any zone, तो आई थिंक उसकी एक प्रैक्टिस थी कि टू सर्व पैट्रोनेज, टू शो डिग्निटी, टू रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन, टू दैट रेस्पेक्टिव एंटिटी. ये किया जाता कि भाई उन घोड़े दो, उन हाथी दो, ऊँट दो, आदमी मरते दो, और ये टू गिव देम, उनको खरीदना पड़ता था. सेकेंड इंस्टेंस, मोहम्मद बिन तुगलक गिव नसीरुद्दीन प्रीचर 100,000 टंकास. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. मोहम्मद बिन तुगलक जी अपने एक धर्म गुरु, उनके धर्म गुरु मतलब रजिस्टर, उनका नाम था नसीरुद्दीन. से एक टाइम पे इतने खुश हुए कि उन्होंने 1,000 पानी के टैंक दिए उनको. अब आप कहोगे टंकास कौन से वाले सर? टंकास वैसे पानी के टैंक भी कह सकते हैं, बट आई थिंक हियर द टंकास मीन्स अ डिफरेंट थिंग. कौन सी सिखा है इसको? होगा थोड़ा अशरफियां, कि आप कैसे हैं, पहले जजेस के होते थे वो अशरफियों के रूप में होते थे, तो नसीरुद्दीन को एंड 200 और 200 भी ये गिफ्ट किया. आप क्या देते? एक तरफ उनको चांदी के सिक्के दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसके साथ ही स्लेव्स भी दे रहे हैं. और स्लेव्स में कौन होते हैं? मैन एंड कितने दिए? 200 स्लेव्स. Who gave to whom? Muhammad bin Tughlaq gave to Nasiruddin. Now, according to Ibn Battuta's accounts, we will go into some other examples. Some female slaves in the service of the Sultan were experts in music and dance, enjoyed by Ibn Battuta in the marriage of the Sultan's sister. अब थोड़ा फीमेल्स की कंडीशन पर आते हैं. तो आई थिंक इसका रेफरेंस इससे मिलता है. when Ibn Battuta reached to the court of Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi at that point of time, after then, when he was given a post in the court of Sultan, and after then when he visited या when he was the participant in the marriage of Sultan's sister, तो उस वक्त एक रेफरेंस मौजूद है किताब के अंदर कि जब सुल्तान जी की सिस्टर यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जी की बहन की जब शादी थी, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ दैट मैरिज देयर वर मेनी फीमेल सर्विस पर्सन्स हु वर वर्किंग इन दैट मैरिज. आप कहोगे एज डांसर्स, एज म्यूजिशियंस, एज सर्वेंट्स, एज वेटर्स. और इब्न बतूता जी ने उनका म्यूजिक भी एंजॉय किया था, इब्न बतूता जी ने उनका डांस भी एंजॉय किया था. एंड ही हैज मेंशन्ड ऑल दीज थिंग्स इन हिज बुक, इन हिज अकाउंट. तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि फीमेल्स की भी क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, आप समझ सकते हैं. यानी कि फीमेल स्लेव्स वर आल्सो इन फ्रीक्वेंसी एज मेल स्लेव्स वर इन प्रैक्टिस, एज फीमेल स्लेव्स वर आल्सो द पार्ट ऑफ द स्लेव प्रैक्टिस.
Second point, female slaves were also employed by the sultan to keep a watch on the nobles by the sultan. देखिए बुक जो है indirect में बात करती है. I will try to show you the mirror in the direct way. Second point, female slaves. एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि female slaves were used to be deployed into different functions like marriage of the sultan. यानी कि उनका काम ही ये था कि they were used to serve, मतलब they used to serve patronage to the sultan at as per the demand and need of the sultan. Second point, you can see that कि फीमेल स्लेव सिर्फ यही काम नहीं करती थी, फीमेल स्लेव्स और भी कई काम करती थी, फॉर विच द सुल्तान यूज्ड टू एम्प्लॉय देम. क्या काम करती थी? सुल्तान के जो नीचे के मंत्री होते थे, जिनको हम नोबल्स कहते हैं, और किलर्जी होती थी, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह जो होते हैं, उन पर अपनी नजर रखने के लिए भी फीमेल स्लेव्स को एम्प्लॉय करते थे सुल्तान जी, कि भाई उसके साथ जाके रहो आप 4-5 दिन, उसके साथ जाके रहो आप 4-5 दिन. अब आप रहने का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है ना. यानी कि दो फीमेल्स वर स्लेव, ठीक है ना. एंड एज स्लेव दे वर टू कंप्लीटली डिमांड देम इन फ्रंट ऑफ द ड्यूटी, एज द ड्यूटी वाज टू बी परफॉर्म्ड फॉर सुल्तान. आइदर सुल्तान सेंड्स हिम एनीवेयर, या सेंसर सेंड्स देम एनीवेयर, कहीं भी चाहे सुल्तान उनको भेजते थे, वो किसी भी नोबल के पास भेज सकते थे और उनकी जासूसी करने के लिए. एंड आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ही यूज्ड टू टेक फर्दर डिसीजंस या डिसीजंस इन हिज कोर्ट. Generally were employed for domestic labor, cheapest in price, afforded by most families in 1 or 2 in number. Generally, अब आप कहोगे सर ऐसा कोई प्रोफेशन बताइए जो फीमेल स्लेव सबसे ज्यादा करती थी उस टाइम पे. The most selected profession of the female slaves at that point of time was domestic labor. दूसरों के घरों में काम करना, बर्तन मांजना, नौकरी करना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सब. और इस तरह की जो फीमेल स्लेव्स थी जो दूसरों के घरों में काम करती थी, वो सबसे सस्ती स्लेव्स थी, यानी कि दे वर चीपेस्ट इन रेट, afforded by most families in 1 or 2 in number. Why they were cheapest in rate? Because obviously their work was as per the day, their duty was as per the day. Therefore ज्यादातर families एक या दो female slaves for their household work, for their domestic labor रखती ही थी. Next point, indispensable for carrying men and women in palanquins. एक बात और, अब देखिए आप, मतलब आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, बट आई थिंक दिस वाज इन प्रैक्टिस. वैसे तो मैन एंड वुमेन वर स्लेव्स, ठीक है, वैसे तो मैन एंड वुमेन वर स्लेव्स, दे यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज स्लेव्स इफ दे वर सेलेक्टेड और परचेज्ड एज स्लेव्स. बट दूसरी तरफ उन स्लेव्स को, चाहे वो मेन थे चाहे वो विमेन थे, जब खरीद के लाया जाता था तो पालकी में बिठा के लाया जाता था. एंड इट वाज कंपल्सरी दैट दे वर टू बी कैरीड in the palkis, yeah, in the palanquins. If they were to be sent from anywhere to some other place, then also they used to be sent through the medium named as palanquin or palki. And if they were to be carried from somewhere to some other place, then also the palanquins were the medium to be, or to carry them from one place to another place. अब अब आप समझ सकते हैं कि उनकी इज्जत होती थी या पता नहीं बेइज्जती होती थी. यू कैन थिंक, ठीक है ना. ऑन वन साइड दे वर स्लेव्स एंड ऑन द अदर साइड दे यूज्ड टू बी कैरीड फ्रॉम, पैर भी उनके जमीन पे नहीं रखे जाते थे. They used to be carried away from through the medium of palanquins, कि आप तो भैया पालकी में बैठ के जाएंगे, 4 लोग उनको उठा के ले जाते थे. Now you will say that कि सर ये तो आप बता रहे हो कि men travelers ने ये सब बातें और महिलाओं के लिए लिखी हैं उस टाइम की. सर क्या वेस्टर्न, मतलब कुछ आप ये नहीं बता सकते कि like you have told about the perception of Ibn Battuta, कि what he think about women travelers or slaves in India. Now kindly sir, we want to know what western travelers thought about Indian women या Indian slaves as women. देख लेते हैं. The treatment to women was a crucial marker of difference in the western and the eastern societies. उनका साफ कहना था कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी यानी कि ईस्टर्न सोसाइटी यानी कि एशियन सोसाइटी को डिफरेंशिएट करती हैं, उसी के सेम ट्रीटमेंट के तहत उनका ये कहना था कि वुमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वेस्टर्न कल्चर में और किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ईस्टर्न कल्चर में. ये भी एक बहुत बड़ा मार्कर है जो आपको क्लियरली ये इंडिकेट करने के लिए सफिशिएंट है, दैट इट इज क्लियरली सफिशिएंट टू इंडिकेट यू that what the condition of women is in Indian society and what the condition of women is in Western society, or what the condition of women is in Eastern societies यानी कि like India, and what the condition of women is in Western society यानी कि like European countries.
Now you will say that, sir, we will try, we will confirm your answer when you will be giving us instances of it. So I think let's take instance one. The practice of sati, like take practice of sati, where some seemed to embrace death cheerfully while others were forced to die. अब ये प्रैक्टिस ऑफ सती में ये था कि कुछ औरतें या महिलाएं तो बड़ी खुशी खुशी अपने आप को जो है अपने पति की ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड, वो सती प्रैक्टिस को बहुत खुशी खुशी अपने आप को प्रैक्टिस करा लेती थी। कुछ महिलाएं जो होती थी वो मना करती थी, वो आई थिंक दे वर यूज्ड टू बी अगेंस्ट इट, तो उनको फोर्स करके उसको फॉलो कराया जाता था, यानी कि देवर टू साइड। ऑन वन साइड द प्रैक्टिस वाज बीइंग फॉलोड बाय वुमेन चीयरफुली, खुशी से कुछ औरतें फॉलो करती थी कि मेरा पति चला गया, मुझे भी चले जाना चाहिए उनके साथ, जिंदा बैठ जाती थी उनके साथ ऑन टू देयर फायर एंड आफ्टर दैट वो चली जाती थी। ज्यादातर लेडीज ऐसी थी या ज्यादातर वुमेन ऐसी थी जो रिपेल करती थी या रिबेल करती थी, एंड व्हेन दे यूज्ड टू रिबेल देन आफ्टर दैट दे यूज्ड टू बी फोर्स्ड बाय द रिलेटेड पीपल टू बी द सती। तो कुछ खुशी से सती होती थी, कुछ को जानबूझ के फोर्स करके सती कराया जाता था। Instance 2 played a crucial role in both agricultural and non-agricultural production. सेकेंड एग्जाम्पल ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रेवलर्स के बीच में, वेस्टर्न ट्रेवलर्स का ये कहना था कि वो कह रहे थे देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोसाइटी। तो सेकेंड इंस्टेंस जो उन्होंने बताया है टू क्लियरेट द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सोसाइटी या ईस्टर्न सोसाइटीज वाज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। According to them, it was very clear that agricultural production in Eastern countries is comparably very much different as compared to Western countries. उसमें किसी क्रॉप में ईस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कम, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में जो क्रॉप्स आई थिंक कल्टीवेट की जाती थी, those crops maximally were of different nature as compared to the crops which are used to be produced in India or in Eastern countries. Last instance and last topic of this chapter, from merchant families participated in commercial activities, often taking mercantile despite to the court of law. इंस्टेंस 3 है कि अनलाइक यूरोप में ऐसा नहीं होता था, उनका कहना था इंडिया और आई थिंक ईस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता होगा सोसाइटीज में कि जो मर्चेंट्स के फैमिली होती थी, मर्चेंट्स के जो परिवार होते थे, व्यापारियों के जो परिवार होते थे, ओनली दोज वर रिस्पॉन्सिबल टू बी पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज, सिर्फ उनको कमर्शियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ऑफन टेकिंग मर्चेंटाइल डिस्प्यूट्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसकी वजह से कभी कभी जब उनके डिस्प्यूट्स हो जाते थे तो वो डिस्प्यूट्स कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाते थे, यानी कि इंस्टेंस 3 ये है, जबकि दिस सिस्टम वाज नॉट इन वेस्टर्न कंट्री। तो आई थिंक ये कुछ सेंसेस उन्होंने दिए हैं। नोट वुमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम्स एज इट सीम्स। बाकी लास्ट नोट अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थिंकर्स ये है कि औरतों के बारे में अगर हम बात करें तो जितना हमने पढ़ा है, यानी कि द थिंकर्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इज सेइंग कि हमने जितना वुमेन के बारे में पढ़ा है ईस्टर्न कंट्रीज में, उससे तो ऐसा लगता है, दे आर सेइंग दैट लगता है, दे आर सेइंग दैट इट सीम्स, दे आर नॉट कंफर्मिंग। तो वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि शायद औरतों को घरों से ज्यादा बाहर निकलने की परमिशन उस वक्त थी नहीं, दे वर कन्फाइंड एंड दे वर लिमिटेड टू देयर प्राइवेट स्पेस। Chapter is complete. Now all the students kindly come onto the screen. First of all, complete all